अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट डे हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर हम देखा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो एक गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है उसके दो हिस्से होते हैं, एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव और एक रिसर्च क्वेश्चंस। आज हमने देखना है कि रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाते हैं और किस टाइप्स के होते हैं। तो जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वहाँ पे हम बेसिक टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस जो पढ़ते हैं वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वेश्चन होते हैं। और दूसरे जो हैं वो हम उनको कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वेश्चन जब हम चूज़ करते हैं तो उसका मकसद आउट ऑफ दीज 4 सिचुएशंस हो सकता है। एक ये कि हो सकता है कि हमें उस ख़ास जो मौजू है, हमारा रिसर्च टॉपिक है, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना हो। दूसरा ये हो सकता है कि उसकी स्टडीज़ जो हो चुकी हैं उस पे या रिसर्च हो चुकी है उसकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हों। तीसरी वजह ये हो सकती है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो, और चौथी वजह ये हो सकती है कि कोई थ्योरेटिकल जो सपोर्ट है उसके लिए बहुत अवेलेबल ना हो। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है उसमें ज़्यादातर क्वालिटेटिव अप्रोचेज़ इस्तेमाल की जाती हैं, इंटरव्यू का तरीक़ाकार, फोकस ग्रुप, केस स्टडीज़, इनफॉर्मल डिस्कशंस जिनके ज़रिए डाटा गैदर किया जाता है। और ये फ्लेक्सिबल होता है इन नेचर। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अकॉर्डिंगली जब हम अपने ब्रॉड एरिया की तरफ से नैरो डाउन होते चले जाते हैं तो उसमें हम अडाप्टेशंस करते हैं, हम अपनी डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन वी गैदर ड्यूरिंग आवर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, तो वो जनरलाइजेबल नहीं होती हैं पॉपुलेशन के लिए। दूसरी टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस जो हम पढ़ते हैं वो हमारे पास होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वेश्चंस। दे आर क्वेश्चंस विच आर यूज्ड इन डिस्क्रिप्टिव स्टडी एंड टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे कोका कोला या पॉपुलेशन जो है कोका कोला या पेप्सी को ज़्यादा पसंद करती है, दोनों में से किसी को, तो डबल ब्लाइंड टेस्ट हम कर सकते हैं, यानी उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस को देखकर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो किसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें हम डाटा जो ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स पे लेते हैं, चाहे वो किसी पर्सनालिटी की हो, इंस्टीट्यूट की हो, किसी प्रोडक्ट की हो, किसी मुल्क की हो, तो जो भी हम इकोनॉमी की हो, तो हम उसके मुतालिक वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को करते हैं कलेक्ट। और जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ होती हैं और अब इसमें कोरिलेशनल स्टडीज़ भी हो सकती है, जैसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स के दरमियान देख सकते हैं कि देखो को वेरी करते हैं, यानी सर्टन सिचुएशन में पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, ज़ीरो कोरिलेशन है। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ का फ़ायदा क्या होता है कि हमें किसी ग्रुप की या किसी इंडिविजुअल की या किसी मार्केट की, किसी इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझने में मदद मिलती है, और हम एक सिस्टमैटिक वे में चलते हैं आगे, और हमें फर्दर आइडियाज़ मिलते हैं रिसर्च के, और हम सर्टेन टाइप ऑफ डिसीजंस उस पे ले सकते हैं डिस्क्रिप्शंस की बेसिस पे। इसके अलावा कॉजल रिसर्च क्वेश्चन होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है, और उसके लिए जो भी हमारी जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं कॉजल रिलेशनशिप की, कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को वेरी करने चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रीसीड करना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल को, यानी पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा तो फिर डिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा, कोई और फैक्टर हम फिर कंसिडर नहीं करते हैं उसका इम्पैक्ट, ताकि इनका सोलली इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट देख सकें डिपेंडेंट वेरिएबल पे। और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या थ्योरेटिकल बेस अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे हम जस्टिफाई कर सकें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने लिया है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम रिसर्च क्वेश्चंस के लिए देखते हैं। अगली चीज़ जो आपने पढ़नी है वो है लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू जो है वो आपका नेक्स्ट चैप्टर में आता है, जैसा कि ये अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाली क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू चैप्टर नंबर 4 है। अब लिटरेचर रिव्यू बेसिकली होता क्या है, ये एक सिलेक्शन ऑफ अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स होती है जो कि पब्लिश्ड भी हो सकते हैं, नॉन पब्लिश्ड भी हो, अनपब्लिश्ड भी हो सकते हैं, जिनके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन, क्राइटेरियाज, डाटा, एविडेंसेस, टेक्निक्स होती हैं जिन्हें हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट को जिनसे ये रिलेट कर रही होती हैं। तो इसका फ़ायदा बेसिकली होता क्या है, पहला क्या कि हमें पता चल जाता है कि जो रिसर्च हम करने जा रहे हैं वो उसकी एक बेस अवेलेबल है, ठीक है, नॉलेज अवेलेबल है जिस पे हम बिल्ड करेंगे उसे। दूसरा ये होता है कि हम स्पेसिफिक एंगल से जो अपने रिसर्च को जो है वो उसकी बाउंड्रीज डिफाइन कर लेते हैं। फिर तीसरी चीज़ इसमें क्या होती है कि हम री इन्वेंटिंग द व्हील वाला काम ना करें, मतलब जो एग्जिस्टिंग काम हो चुका है हम उसे दोबारा से ना करने बैठ जाएं।
और इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो है उनकी डेफिनेशंस हमें अपनी राइटिंग में देनी होती हैं ताकि पढ़ने वाले आसानी से उनको समझ सकें। और इसके अलावा हमें देखना होता है कि जो मेथड्स यूज़ हुए हैं वो रेप्लिकेबल हों और उनको जो है वो एग्जिस्टिंग रिसर्च की फाइंडिंग्स के साथ आप कंपेयर कर सकें। तो रिसर्च जो रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिसर्च के अंदर। और किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं, इसके डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज होते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, और जिसमें एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नल्स आते हैं, रिव्यू आर्टिकल्स आते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं। इसके अलावा थीसिस हैं, यानी पीएचडी और एमफिल के थीसिस, जिसमें पूरे पूरे जो डॉक्यूमेंटेड होता है आपका रिसर्च वर्क, कोई भी स्टूडेंट अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको करता है। फिर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स होती हैं, मतलब किसी भी टॉपिक पे, किसी भी एरिया में, किसी फील्ड में कोई कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं तो उनको इस्तेमाल में लाया जाता है ताकि उनसे भी हम डाटा जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं, रेलेवेंट जो भी हमारा मटेरियल हो उसके अकॉर्डिंग रिव्यू कर सकते हैं। अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स वो होते हैं जो कि अभी इन प्रेस हों, जो एक्सेप्ट हो चुके हों, लेकिन अभी उन्हें ऑफिशियली रिलीज़ ना किया गया हो, उन्हें भी हम ले सकते हैं, वो अप टू डेट होते हैं। रिपोर्ट्स होती हैं गवर्नमेंट की, प्राइवेट सेक्टर की, इंडस्ट्रीज़ की, इंस्टीट्यूशंस की, कंपनीज़ की, जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिव्यू में। न्यूज़पेपर्स होते हैं, सम सॉर्ट ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी ऐसी होती हैं जैसे हिस्ट्री होगी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, इनको तो इसमें हम न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इंटरनेट सोर्सेज हैं, जैसे ई बुक्स हैं, ई जर्नल्स हैं, ई आर्टिकल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स जो हमें अवेलेबल हों, लेकिन हमें उनकी सोर्सेज देखनी होती हैं कि ऑथेंटिक हैं कि नहीं हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि गूगल स्कॉलर पे अगर आप जाके रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह या बुक्स या कोई चीज़ें देखेंगे तो वो ऑथेंटिक सोर्सेज से आपको मिलती हैं। इनको आप डिफरेंट तरीके से सर्च कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल से, फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस से, बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस से, एब्स्ट्रैक्ट डेटाबेसेस से। अच्छा, आप ये जो आपके पास लिटरेचर रिव्यू आ जाता है होके, मतलब आपने, मतलब सॉरी, आपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए कि ठीक है अब ये सारे हमने सोर्सेज से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए अपने रिव्यू के लिए। अब वो सारे के सारे आपने शामिल नहीं करने, अब आपने उनकी स्क्रीनिंग कैसे करनी है, मतलब कि आपने ये कैसे पता करना है कि इसमें से कौन से वाले आपके लिए रेलेवेंट हैं, कौन से रेलेवेंट नहीं हैं, कौन से जो हैं वो क्वालिटी वाइज बेहतर हैं और कौन से जो हैं क्वालिटी वाइज बेहतर नहीं हैं। तो सबसे पहले रेलिवेंसी अगर आपने देखनी है तो हमें सबसे पहले टाइटल देखना होता है। टाइटल जब आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये टाइटल आपके सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस को सर्व कर रहा है, टॉपिक के से रिलेट कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो आप इसे इंक्लूड करेंगे, अगर नहीं कर रहा तो आप एक्सक्लूड कर देंगे। अगर वो में मैच कर रहा है तो फिर आप अगला काम क्या करेंगे, उसका एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट इज़ वन पैराग्राफ समरी जिसके अंदर इसका ओवरव्यू होता है, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन होती है कि इसके अंदर कौन सा, इसकी वजह क्या थी स्टडी की, इसमें तरीक़ेकार क्या इख्तियार किया गया, इसकी फाइंडिंग्स क्या आई वगैरह वगैरह। तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये आर्टिकल आपका रेलिवेंट है या नहीं है। अगर वहाँ से भी ना पता चले तो इंट्रोडक्शन से, कंक्लूजन से, समरी वगैरह से भी आप पता कर लेते हैं। अच्छा, फिर हमें ये भी देखना होता है कि जो आर्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा साइटेड हैं, वो भी आपके ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं। ठीक है। फिर क्वालिटी अगर आपने करनी है, रेलिवेंसी तो देख ली, क्वालिटी कैसे देखेंगे, उसके लिए डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम चेक करते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है या नहीं है, रिसर्च क्वेश्चंस क्लियर हैं या नहीं है, कोई प्रीवियस रिसर्च इसकी बेस है या नहीं है, और ये जो रिसर्च आप इंक्लूड कर रहे हैं उसने कोई कंट्रीब्यूशन किया है या नहीं किया, कोई थियोरेटिकल बेस इसकी है या नहीं है। फिर जो इसमें मेथड्स यूज़ किए हैं उन्हें क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है या नहीं, उनकी जस्टिफिकेशन दी गई है नहीं कि वो क्यों यूज़ किए गए हैं, सैम्पल जो यूज़ किया गया है डाटा का वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, यानी वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, क्वेश्चनर्स या रिसर्च डिज़ाइन जो बनाए गए हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं, वेरिएबल्स को प्रॉपरली मेजर किया गया है या नहीं, और क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो हैं वो प्रॉपरली यूज़ की गई हैं, कंक्लूजन्स जो है वो फाइंडिंग्स से ही बनाया गया है और वो क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है या नहीं, और स्टडी की लिमिटेशंस दी गई हैं या नहीं। तो ये भी हमें देखना होता है। उसके अलावा हमें ये भी देखना होता है कि quality of an article can be tested by thinking that whether the journal in which it is published is peer reviewed,
यानी इसे डिफरेंट रिव्यूअर्स ने रिव्यू किया है या नहीं किया। फिर उसके अलावा इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर के ज़रिए नंबर ऑफ़ साइटेशंस वगैरह के ज़रिए पता चलता है कि जो जिनकी जर्नल्स के ज़्यादा साइटेशंस होती हैं, यानी लोग उनके आर्टिकल्स को ज़्यादा पढ़ते हैं। तो अच्छे आर्टिकल्स या अच्छी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सेलेक्ट करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं और फिर उन्हें अपने रिव्यू के अंदर शामिल करते हैं। फाइनली हमने उसे डॉक्यूमेंट कैसे करना है, डॉक्यूमेंट करने के तरीके क्या होते हैं, वो डिफरेंट जो फील्ड ऑफ स्टडी होती हैं उसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं। हमारे यहाँ सोशल साइंसेज में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA का फॉर्मेट चलता है, जिसको हम साइटेशन के लिए और रेफरेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और भी हैं, शिकागो मैनुअल भी है, तुरापियन भी है, मुख्तलिफ मैनुअल्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम लिटरेचर रिव्यू जो होता है उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब इसमें एथिकल इश्यूज़ भी आते हैं, मतलब ये कि अगर आप रेफरेंसिंग नहीं करेंगे, साइटेशन नहीं करेंगे तो प्लेजरिज्म में आ जाता है, ठीक है। और ये आप जिसको कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, मतलब जानबूझ के भी कर सकते हैं कि आपने छुपा लिया कि कौन सोर्स आपने लिया, और ये अनइंटेंशनली भी हो जाता है कि आप साइटेशन करनी भूल गए तो समटाइम्स उसकी इश्यूज़ आ जाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटिंग द लिटरेचर रिव्यू आपका टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो आएगा इकोनॉमिक और इकोनोमेट्रिक मॉडल कैसे बिल्ड किया जाता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे। तो उसका मैं आपको अलग से एक डॉक्यूमेंट भी भेजूँगी। वैसे तो जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया जाता है उसका इसमें भी अवेलेबल है मटेरियल नेक्स्ट चैप्टर में, जो थ्योरेटिकल वाला है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉपर जो एक टॉपिक बना हुआ मैं आपको भेजूँगी लेक्चर, जिसमें आपको इकोनॉमिक और इकोनोमेट्रिक मॉडल कैसे बनाया जाता है उसके स्टेप्स जो हैं वो दिए गए होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक ही है। कल फिर हम इंशाल्लाह इकोनोमेट्रिक और इकोनॉमिक मॉडल्स को किस तरह से बिल्ड किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।